हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बाय अमित अग्रवाल। स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। आज हम देखेंगे हिस्ट्री एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आफ्टर एज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च एज फर्स्ट सक्सेसफुली सत्याग्रह इन, यानी कि साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? बारदोली सत्याग्रह, चंपारण, दांडी या चौरा चौरी? तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। तब हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे। तो सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह किया था इन्होंने? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ कहाँ पर है? बिहार। बिहार में। और कब हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह? 1917 को। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह इन बिहार में 1917। इंडिगो कल्टीवेशन नील की खेती के लिए। और 3 कथिया लगान भी इसे बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। और साबरमती आश्रम में थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी को बुला के लेके कौन आया था? राजकुमार शुक्ला। और बात करते हैं, महात्मा गांधी जी की बात हो रही है तो महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और महात्मा गांधी जी के न्यूज़पेपर नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये इनके न्यूज़पेपर हैं। और 30 जनवरी को मनाते हैं हम शहीद दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था? चंपारण सत्याग्रह। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। और कहाँ पर पड़ता है बारदोली? गुजरात में। और बारदोली सत्याग्रह किससे रिलेटेड है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल कब मिला था? इसी 1928 में बारदोली सत्याग्रह से। और ये पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया था? तो गांव की महिलाओं ने। अगर गांव की महिलाएं ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको महात्मा गांधी जी को टिक करना है। और किस लिए हुआ था बारदोली सत्याग्रह? क्रॉप टैक्सेशन के लिए हुआ था बारदोली सत्याग्रह। और बात करते हैं डांडी मार्च। ये कब से कब हुआ था? डांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को। और कहाँ से कहाँ तक हुई थी ये यात्रा? अहमदाबाद से लेकर डांडी तक। अहमदाबाद से लेकर डांडी तक। और कितना रास्ता कवर किया था इसमें? 24 दिन में 240 मील। और इसमें टोटल कितने लोग थे? 78 + 1। महात्मा गांधी के साथ 79 लोग थे। और कितने किलोमीटर कवर किए थे? 385 किलोमीटर। और जो चौरा चौरी हत्याकांड है ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। क्योंकि 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया था पुलिस चौकी के साथ गोरखपुर यूपी के अंदर। पुलिस चौकी के साथ 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था। और इसी के बाद जब 12 फरवरी को जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रखा था महात्मा गांधी जी ने, वो वापस ले लिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 12 फरवरी
1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को जो शुरुआत की थी जिसकी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी? गदर गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, वी.डी. सावरकर या लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला हरदयाल। तो जो गदर पार्टी के हेडक्वार्टर कहाँ थे? हेडक्वार्टर थे सैन फ्रांसिस्को, USA। सैन फ्रांसिस्को, USA, अमेरिका के अंदर। और इसे बोलते थे पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, हेडक्वार्टर थे इसके सैन फ्रांसिस्को। और जो ये गदर पार्टी है, गदर पार्टी के चेयरपर्सन कौन थे? चेयरपर्सन थे इसके सोहन सिंह भाखना जी। और इनके साथ थे करतावर सिंह सरावा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, भगत सिंह की। भगत सिंह जी की पुस्तक कौन सी है? भगत सिंह जी की पुस्तक है वाई आई एम एथिस्ट। वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और जो भगत सिंह जी हैं ये लाहौर जेल में भूख हड़ताल पे थे। भगत सिंह जी लाहौर जेल में भूख हड़ताल पे थे। तो 64th डे के ऊपर जिसकी डेथ हो गई थी वो पर्सन कौन थे? 64वें दिन जिनकी डेथ हो गई थी वो पर्सन थे जतिन दास। और जब भगत सिंह जी असेंबली में बम फेंकने गए थे तो इनके साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। जब भगत सिंह जी असेंबली में बम फेंकने गए तो इनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। उसके बाद बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक जी की। बाल गंगाधर तिलक जी के 2 न्यूज़पेपर हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है मराठी और एक है केसरी न्यूज़पेपर। 2 न्यूज़पेपर हैं इनके। मराठी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है और केसरी न्यूज़पेपर है वो मराठी लैंग्वेज में है। और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी को क्या बोलते हैं? भारत में असंतोष के जनक। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। भारत में है असंतोष के जनक। किसने बोला था? ये बोला था वैलेंटाइन सिरोल ने। ये कौन है? अंग्रेज।
और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बताते हैं आपको। स्वराज इज माई बर्थ प्लेस एंड आई शैल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ प्लेस एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। और बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग स्टार्ट की थी। कहाँ से स्टार्ट की थी? होम रूल लीग महाराष्ट्र। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था? मुख्यालय पुणे। और बाल गंगाधर तिलक जी के साथ ही होम रूल लीग स्टार्ट की थी एनी बेसेंट जो आयरलैंड से आई हुई लेडी है। और इन्होंने हेडक्वार्टर कहाँ बनाए थे? मद्रास हदियार बाल गंगाधर तिलक जी ने। और इसके बाद बात करते हैं हम वी.डी. सावरकर जी के बारे में। वी.डी. सावरकर जी ने पुस्तक लिखी थी। पहले फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। सॉरी, मैंने पुस्तक बोल दिया। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ी इन्होंने। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which year Myanmar Burma separate from India by British गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार ने म्यांमार बर्मा को किस वर्ष भारत से अलग किया था? 1937, 1905, 1911 या 1947? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1937, 1937। बात करते हैं ऑप्शन बी। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। और 1905 में और 1911 में बंगाल विभाजन कैंसिल कर दिया गया था 1911 में। और जो 1911 में बोला था कि हम कैपिटल शिफ्ट करेंगे कलकत्ता से दिल्ली। और कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी हमने 1912 में। 1912 में कैपिटल शिफ्ट कर दी थी हमने कलकत्ता से दिल्ली। और इस टाइम गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और ये वही पर्सन है जिस पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था, वही पर्सन है ये, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और जब बंगाल पार्टीशन स्टार्ट हुआ तब गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? 1905 में तब थे लॉर्ड कर्जन। 1905 में लॉर्ड कर्जन। और जब 1911 में कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और हमने 1971 में किस देश का निर्माण कर दिया गया था? बांग्लादेश बना था 1971 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who wrote the book Poverty and British Rule in India?
भारत में गरीबी और अनब्रिटिश नियम नामक पुस्तक किसने लिखी है? आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, विपिन चंद्र पॉल या लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत में वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने कॉन्सेप्ट कौन सा दिया है? ट्रेन ऑफ वेल्थ। ट्रेन ऑफ वेल्थ यानी जो भारत से बाहर पैसा देता है, वो उस कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने बताया। फर्स्ट टाइम पहली बार फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम की बात के बारे में हमने किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी जो फिरिंसबरी 1892 में इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट होने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में और बात करते हैं। स्वराज वर्ड किसने यूज किया था? स्वराज वर्ड यूज किया था दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन में 1906 में। और वैसे पूछें अगर स्वराज वर्ड है किसका, स्वराज वर्ड यूज किया था दादा भाई नौरोजी ने, और पूछें स्वराज वर्ड है किसका, तो स्वराज वर्ड हमको किसने दिया था? स्वराज वर्ड हमें दिया था, स्वराज वर्ड यूज तो किया था दादा भाई नौरोजी ने। और स्वराज वर्ड हमको दिया था दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती को क्या बोलते हैं हम? मूल शंकर। स्वराज वर्ड पहली बार यूज किया गया था दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन 1906 में। और स्वराज वर्ड है दयानंद सरस्वती का, जिसको हम बोलते हैं मूल शंकर। और दादा भाई नौरोजी का न्यूज़पेपर है रोस्ट गुफ्तार इनका न्यूज़पेपर है दादा भाई नौरोजी का। और दादा भाई नौरोजी की जो प्राइवेट सेक्रेटरी थी वो कौन थी? मैडम भिकाजी कामा, जिसे बोला जाता है मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी बोला जाता है जिसे। और मैडम भिकाजी कामा ये वही फीमेल पर्सन है जिन्होंने 1907 में तिरंगा फहराया था स्टटगर्ड जर्मनी के अंदर जिन्होंने तिरंगा फहराया था। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, आरसी दत्त के बारे में याद रखो। इन्होंने पुस्तक लिखी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक है आरसी दत्त की। दादा भाई नौरोजी के बारे में तो बात कर ही ली हमने। अब बात करते हैं विपिन चंद्र पाल जी के बारे में। विपिन चंद्र पाल जी एडिटर थे न्यूज़पेपर के डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट। न्यूज़पेपर विपिन चंद्र पाल जी के बारे में बात करते हैं। ये एडिटर थे डेमोक्रेट
और इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर के। इनकी पुस्तक थी सोल ऑफ इंडिया। विपिन चंद्र पाल की सोल ऑफ इंडिया, सोल ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक थी। और एक पुस्तक थी इनकी स्वराज, स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन, स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन पुस्तक थी विपिन चंद्र पाल जी की। उसके बाद बात करते हैं जो लास्ट ऑप्शन बच गया वो लाला लाजपत राय जी की बात करते हैं। लाजपत राय, आप इनकी डेथ कब हो गई थी? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1928 में। और लाठीचार्ज में इनकी डेथ हो गई थी, लाठीचार्ज में इनकी डेथ हो गई थी लाजपत राय की। और लाला लाजपत राय की पुस्तक का क्या नाम है? अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय जी की पुस्तक का क्या नाम है? अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। लाला लाजपत राय जी का। और एक है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, DBT, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When did बिहार became a separate province in India? बिहार अलग से प्रांत कब बना था भारत में? 1897, 1950, 1907, 1912। तो बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1912। बात करते हैं 1897 की। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन शुरू किया था किसने? कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत 1897 में। एक मिनट थोड़ा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम है? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम। और स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? 12 जनवरी को मनाते हैं नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को। और स्वामी विवेकानंद को स्वामी का टाइटल किसने दिया था? स्वामी का टाइटल दिया था अजीत सिंह खेत्री ने स्वामी विवेकानंद को। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्पीच दी थी 1893 में शिकागो यूनिवर्सिटी में, जहाँ बोल रहा था ऑल अमेरिकन आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। इसमें वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन बी की। 1950 1950 में क्या हुआ था? 26 जनवरी
1950 संविधान लागू इस दिन। और 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन, सूरत विभाजन, सूरत विभाजन, सूरत विभाजन। तो कब बने थे ये? यानी इसका राइट आंसर 1912, 1 अप्रैल 1912 को बने थे। और पहले ये सारे एक ही प्रांत में थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 1912 से पहले एक ही साथ थे तीनों। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which one of the following act introduced diarchy in province of British India? ब्रिटिश भारत में प्रांतों में निम्न में से किस अधिनियम में दो शासन का परिचय दिया गया? तो बात हो रही है यहाँ दो शासन की, यानी डायरकी की। थोड़ा मैं क्वेश्चन को नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से। Which one of the following act introduced diarchy in province of British India? ब्रिटिश भारत के प्रांतों में निम्न में से किस अधिनियम में दो शासन का परिचय दिया गया है? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ऑप्शन सी। बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और मॉन्टेग्यू क्या थे इसमें? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड थे गवर्नर जनरल वायसराय। तो यहाँ पर डायरकी को क्या कर दिया था? डायरकी खत्म कर दी गई थी प्रोविंस से। तो लगाई कहाँ गई थी फिर? सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। डायरकी खत्म कर दी गई थी प्रांतों में, फिर इसको लगाया था सेंटर में। और जो ये है, तो इसमें क्या था? इसमें अंग्रेजों ने बोला था, जो ये ऑप्शन सी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसमें बोला था कि जो ट्रांसफ़र पावर है वो भारतीयों को दे दी गई थी, और जो रिजर्व पावर थी वो अपने पास रख ली गई थी अंग्रेज़ों ने। तो भारतीयों के पास थी ट्रांसफ़र पावर में कौन कौन सी थी? हेल्थ एजुकेशन लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ एजुकेशन लोकल गवर्नमेंट। और जो रिजर्व पावर थी जो अपने पास रखी थी उसमें क्या था? डिफेंस, फाइनेंस और कम्युनिकेशन। डिफेंस, फाइनेंस और कम्युनिकेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑप्शन ए की इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892। इसमें क्या हुआ था? इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी। इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि हिंदू को वोट देगा और मुस्लिम को वोट देगा। सेपरेट इलेक्टोरेट की इसमें तो बात हुई थी इनडायरेक्ट इलेक्टोरेट की, और
ये जो भारत काउंसलिंग एक्ट है इसमें हुई थी इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात 1909 में। इसमें बोला गया था कि हिंदू हिंदू को वोट देगा और मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड शर्ट मूवमेंट aimed at to throw out British from India to promote communist organization activity to promote trade union activity all of the above। तो जो रेड शर्ट है इनका उद्देश्य क्या था? रेड शर्ट मूवमेंट ये किससे एसोसिएटेड था? खुदाई खिदमतगार एसोसिएशन से बिलोंग करता था। खुदाई खिदमतगार एसोसिएशन से बिलोंग करता था। और तो जो वैसे ये पेशावर में इन्होंने चलाया था सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट, सवैज्ञ आंदोलन चलाया था। जो ये महात्मा गांधी जी से प्रभावित लोग थे, इन्होंने पेशावर में सवैज्ञ आंदोलन चलाया था। और इसको चलाया किसने था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने पेशावर में, और जिसको आप बोलते हैं फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। खुदाई खिदमतगार इसमें मेन एम क्या था कि अंग्रेजों को टू थ्रो आउट ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। इसमें क्या था? जो ये रेड शर्ट के लोग थे ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और ये बिलोंग करते थे खुदाई खिदमतगार इसे बिलोंग करते थे। और सभी गया आंदोलन जैसे भारत में चल रहा था वैसे ही चलाया था पेशावर में, जो पाकिस्तान में है, खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। और खान अब्दुल गफ्फार खान जी को क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए ये आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वाज गिवन बाय। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या इनकलाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने प्रचलित किया गया था इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन। और जो ऑप्शन देखते हैं इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो इनके बारे में बात करते हैं। ये किससे बिलोंग करते थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से बिलोंग कर, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में प्रमुख व्यक्ति थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो बनी थी 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी उसमें प्रमुख व्यक्ति थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? इंडियन स्ट्रगल इनकी ऑटोबायोग्राफी है। जय हिंद का नारा, जय हिंद का स्लोगन इनका है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा इनका है। और दिल्ली
दिल्ली चलो भी किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में सिंगापुर में ज्वाइन की थी इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में सिंगापुर में, जिसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। और वैसे प्रचलित तो क्या था भगत सिंह ने। और वैसे ये शब्द है किसका? इनकलाब अगर पूछें तो हसरत मोहानी। हसरत मोहानी का वर्ड है इनकलाब। और एक स्लोगन और याद रख लो आप। एक बोला था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। स्लोगन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसको लिखा किसने था? बिस्मिल अजीमाबादी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये वर्ड था बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी। एक सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसको प्रचलित किया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। और ये वर्ड दिया था बिस्मिल अजीमाबादी ने। और इनकलाब ने बोला था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द लीडर ऑफ उद्यान मूवमेंट, रॉयल एक्ट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह या स्वदेशी मूवमेंट। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से सत्याग्रह के लीडर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारदोली सत्याग्रह। बात करते हैं बुदान आंदोलन की। बुदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे जी ने। बुदान आंदोलन से रिलेटेड कौन है? आचार्य विनोबा भावे। और आचार्य विनोबा भावे इंडिविजुअल सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह भी इन्होंने किया था 1940 और 1941 में, 1940 और 1941 में इंडिविजुअल सत्याग्रह। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो टाइटल आपको बता ही दिया था मैंने, 1928 में मिला था। बारदोली जो गुजरात में पड़ता है, गांव की महिलाओं द्वारा। अगर गांव की महिलाएं ऑप्शन में नहीं आती हैं तो आपको महात्मा गांधी जी टिक करना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में जो कराची सेशन हुआ था, कराची सेशन, उसके क्या थे? ये प्रेसिडेंट, उसके क्या थे? अध्यक्ष कराची सेशन के 1931 में। और कराची सेशन में किसकी बात हुई थी? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की। और मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट तैयार किसने किया था? ड्राफ्ट तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और बात करते हैं अब रॉयल एक्ट। ये इसमें क्या था? जो 1919 में जलियांवाला
बाग में शेकर हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसमें क्या बोला था, नो नो दलील, नो अपील, नो वकील। जलियांवाला बाग में शेकर हुआ था अमृतसर में। इसमें बोला गया था, जिसको ब्लैक एक्ट के नाम से जानते हैं, ब्लैक एक्ट। और इसमें नो दलील, नो अपील और नो वकील। इसमें 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते एक साथ। 4 बंदे इकट्ठे हो गए तो जेल भेज दिए जाओगे और 144 लगा दी जाएगी। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 बंगाल पार्टीशन के बाद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश परस्यूड और फोर्स कल्टीवेशन इन पंजाब टू ग्रो। पंजाब में खेती करने वाले मजदूर किसानों को खालिस्तान उगाने के लिए मजबूर किया था अंग्रेज़ों ने। तो क्या उगाने के लिए मजबूर किया था पंजाब में? गेहूँ। जूट उगाने के लिए कहाँ पर बोला था? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। चाय असम। शुगर केन यूपी। कॉटन महाराष्ट्र व पंजाब। और राइस चावल कहाँ पर बोले थे? चावल मद्रास। तो इसका राइट आंसर है वीट। जूट उगाने के लिए बोला था पश्चिम बंगाल में, चाय असम में, शुगर केन गन्ना यूपी में, कॉटन महाराष्ट्र और पंजाब, और चावल मद्रास में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरियोडिकल इज नॉट करेक्टली मैच विद इज एडिटर। यानी इनमें से कौन सा संपादक अपने न्यूज़पेपर से मैच नहीं खाता है? वंदे मातरम अरविंदो घोष, वंदे मातरम अरविंदो घोष, न्यू इंडिया विपिन चंद्र पॉल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, और संध्या वरिंदर घोष। तो संध्या किस राइटर है? कौन है एडिटर संध्या का? बी उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेस्ट ऑफ डैश इन 1930 लेड टू एंग्री डिमोन्स्ट्रेशन इन स्ट्रीट ऑफ पेशावर। 1930 में खालिस्तान की गिरफ्तारी से पेशावर की गली में गुस्सा प्रदर्शन हुआ। तो इसकी बात किसके कारण हुआ था ये? अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन या मुजफ्फर अहमद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी। बात करते हैं अबुल कलाम आज़ाद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और लॉन्गेस्ट टर्नओवर इनका ही था। 1940 से लेकर 45 तक। यंगेस्ट प्रेसिडेंट, सबसे युवा अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और लॉन्गेस्ट टर्म ओवर
सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका था 1940 या 1945। और आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी कौन थे? आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। और मौलाना अबुल कलाम की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो होती है 11 नवंबर को। और 11 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे, भारतीय शिक्षा दिवस। बात कर लेते हैं जाकिर हुसैन जी की। जाकिर हुसैन जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। और जाकिर हुसैन वही व्यक्ति हैं जिनकी कार्यकाल में डेथ हो गई थी। यानी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, तो उसी कार्यकाल में इनकी डेथ हो गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कब की थी? 1880, 1900, 1920 या 1940। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1920। 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। और पहली फर्स्ट मास बेस मूवमेंट थी ये। मास बेस मूवमेंट, इसका मतलब है कि लोगों ने पूरा बढ़ चढ़ के भाग लिया, वो ये मूवमेंट थी। और इसमें में बोला था महात्मा गांधी जी ने कि हम 1 साल में क्या ले लेंगे? आज़ादी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ही बोला था गांधी जी ने कि हम 1 साल में आज़ादी ले लेंगे। हुआ क्या था देखो, बात है रॉयल एक्ट यानी कुछ नहीं, रॉयल एक्ट जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उससे रिलेटेड है। तो पूरे भारत में क्या चल रही थी? हड़ताल चल रही थी। तो पूरे भारत में हड़ताल चल रही थी। और एक तो सतपाल और सैफुद्दीन किचलू नाम के 2 व्यक्ति थे। और ये मीटिंग हो रही थी जलियांवाला बाग मीटिंग चल रही थी। तो इस मीटिंग में हुआ क्या था कि इस मीटिंग में हुआ था 1919 में ये मीटिंग चल रही थी, जलियांवाला बाग मीटिंग। और इस दिन कौन सा दिन था? वैसाखी डे था इस दिन। और वैसाखी डे पे फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर, इन्होंने गोली चलवा दी थी। तो जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जनरल डायर ने 1919 में। और जो माइकल ओ डायर, ये कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये पंजाब के उस टाइम। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये पंजाब के। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के माइकल ओ डायर। और माइकल ओ डायर को मारा किसने था? कैक्सटन हॉल, लंदन में उधम सिंह जी ने। कैक्सटन हॉल लंदन में। माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल में मारा था लंदन में उधम सिंह जी ने। उधम सिंह ने मारा था 1940 में, 1940 में। तो इंटर कमेटी उसके बाद
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद एंटर कमेटी बैठी। एंटर कमेटी ने इसको जनरल डायर को माना भी इसको और नहीं भी माना दोषी, क्योंकि जनरल डायर को बाद में लंदन भेज दिया गया था, क्योंकि इनको कोई सजा वगैरह हुआ नहीं थी, तो मेनली इसको कोई दोषी नहीं माना गया। कहने का मतलब यही है, दोषी माना लेकिन कोई सजा ही नहीं होता उसका, फिर क्या ही मतलब हुआ। और इसके बाद जो ये सहयोग आंदोलन हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके बाद महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों ने जो केसरी हिंद का टाइटल दिया था वो लौटा दिया था, केसरी हिंद का टाइटल लौटा दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था, नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब द मुगल एम्पायर डाइड इन, औरंगजेब मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई थी। तो बात करते हैं 1507, 1607, 1707 या 1807। तो औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707। और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब औरंगजेब की। औरंगजेब को क्या बोला? औरंगजेब को बोला जाता है आलमगीर का टाइटल ले रखा था इन्होंने, आलमगीर। और इनको क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। और औरंगजेब को जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा लिखा था औरंगजेब को जफरनामा लिखा था औरंगजेब को। और इसने 2 बैटल लड़ी थी, औरंगजेब ने 2 युद्ध लड़े थे। इनको बोलते हैं कॉन्कर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया को जीतने वाला। और इन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी। औरंगजेब ने बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ समूगढ़ अपने भाइयों के खिलाफ, ये दोनों लड़ाइयाँ कब हुई थी? 1658 में बैटल ऑफ समूगढ़ और बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ समूगढ़ दोनों लड़ाई लड़ी थी। और औरंगजेब ने जो नवरोज फेस्टिवल है, नवरोज फेस्टिवल है, इसको बंद कर दिया गया था इसको। और जो जरोखा दर्शन को भी क्या कर दिया था? बंद कर दिया गया था औरंगजेब द्वारा, जरोखा दर्शन और नवरोज फेस्टिवल। और जो सबसे ज़्यादा हिंदूमन सरदार थे वो इनके टाइम पे काम करते थे, हिंदूमन सरदार सबसे ज़्यादा काम करते थे इनके समय में। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1916, Mahatma Gandhi traveled to Dash to inspire peasants to struggle against the oppressive plantation system. 1916 में महात्मा गांधी ने खालिस्तान की यात्रा की ताकि किसानों को दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो कौन सी यात्रा की थी ये? चंपारण
इसको तीन गठिया लगान भी बोलते हैं, तीन गठिया लगान। और किसके लिए होता है ये? इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो कल्टीवेशन नील की खेती के लिए। डांडी के बारे में भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया गया। डांडी मार्च जो 378 + 1 79 लोग थे, और चोरा चोरी 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था पुलिस चौकी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेम द ब्रिटिश जर्नल रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। उस ब्रिटिश जर्नल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, डायर या डलहौजी? डलहौजी। तो कौन सा था ऑप्शन हो जाएगा इसका? जर्नल डायर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और इसमें क्या किया गया था? ड्यूअल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट बन गई थी 1774 कलकत्ता में बन गई थी 1774 में। अब बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसको बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में सिविल सेवा के जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदारी प्रथा इन्होंने स्टार्ट की थी। जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, जमींदारी प्रथा को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। उसके बाद बात करते हैं लास्ट ऑप्शन जो बच गया उसकी, लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इन्होंने जो फर्स्ट स्टेट कैप्चर की थी वो कौन सी थी? सतारा जो महाराष्ट्र में। सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और शिमला को समर कैपिटल किसने बनाया था? डलहौजी ने। और इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रुड़की भी इन्होंने बनाया था। इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रुड़की और शिमला को समर कैपिटल बनाया इन्होंने, डलहौजी ने। और इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रुड़की इन्होंने बनाया। और पब्लिक PWD डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया। और डलहौजी के टाइम में सबसे पहले ट्रेन चली थी बॉम्बे टू थाने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच गवर्नर जनरल डिसाइड टू मेक इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया? किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? तो किसने अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया था भारत में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। बात है 1835 की, 1835 की। 1835 में इंग्लिश को लगाने की बात की गई, इंग्लिश को भारत में लागू करने की बात की गई। और रिकमेंडेशन, ये सिफारिश किसकी थी? लॉर्ड मैकाले। ये सिफारिश की थी लॉर्ड मैकाले ने। और लॉर्ड मैकाले को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? लॉर्ड मैकाले को। अब बात करते हैं और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। 1829 में सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए काफ़ी सहयोग करा। और सती प्रथा भी इन्होंने ख़त्म की, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे सती प्रथा। और तो सती प्रथा को ख़त्म करने में जो योगदान था, राजा राम मोहन रॉय जी ने भी काफ़ी योगदान दिया। इनके टाइम सती प्रथा को ख़त्म किया गया। बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के, ऑप्शन नंबर 1 की। लॉर्ड वेलेस्ली की इनके टाइम पे सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि स्टार्ट की इन्होंने 1798 में। और जो फर्स्ट शासक था जो जिन्होंने सहायक संधि को ज्वाइन किया, वो था निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद। लॉर्ड वेलेस्ली जिसने 1758 में सहायक संधि स्टार्ट की, फर्स्ट शासक जिसने ज्वाइन किया था सहायक संधि को, वो थे निजाम ऑफ हैदराबाद। और लॉर्ड वेलेस्ली में क्या बोला था? इसने बोला था कि अंग्रेज़ों की टुकड़ी रहेगी, एक सेना जो दरबार लगाएगी भारत में, तो अंग्रेज़ों की टुकड़ी रहेगी। और दूसरों के साथ हम जो भी संधि करेंगे उसमें अंग्रेज़ों से हमें पूछना पड़ेगा। और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे बाहर की फोर्सेज। इनके टाइम पे कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे हमें कि बाहर की फोर्सेज अगर आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी, अंग्रेज़ बोलते थे छोटे राजाओं को कि बाहर के जो भी फोर्सेज है वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी। अंग्रेज़ बोलते थे भारत में छोटे राजाओं को। तो ये भी वेलेस्ली के टाइम पे। तो ये था आज का अपना क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Which of the following was not activity engaged in social and religious reform in India? निम्नलिखित में कौन सा भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों में सक्रिय रूप से संलग्न नहीं था? राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इसका ऑप्शन डी। बात करते हैं पंडित ईश्वर विद्यासागर की। इसकी बात करते हैं। ये संस्कृत के विद्वान थे।
संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। और इनके टाइम पे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या लाया था, विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह। जो विधवा है उसका पुनर्विवाह एक्ट इनके टाइम पे आया था 1856 में। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट, विवाह पुनर्गठन नियम 1856 में डलहौजी के टाइम पे। और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे ये। विडो रीमैरिज एक्ट आया इनके टाइम पे, ईश्वर विद्यासागर के टाइम पे। और बात करते हैं अब ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले इन्होंने कौन से समाज, किससे बिलोंग करती थी ये, सत्यशोधक समाज से बिलोंग करती थी। स्टार्ट किया था इन्होंने सत्यशोधक समाज। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी की पुस्तक है ज्योतिबा फुले की। और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ये हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। दोनों इन्होंने काफ़ी महाराष्ट्र में काफ़ी योगदान दिया इन्होंने। महाराष्ट्र में जो स्कूल कॉलेज और एजुकेशन में इनका काफ़ी योगदान रहा। स्कूल एजुकेशन और कॉलेजेस में इनका बहुत ज़्यादा योगदान दिया इन्होंने बढ़ चढ़ के। और जो ज्योतिबा फुले थे ये लोअर कास्ट को काफ़ी सपोर्ट करते थे। खासकर जो लोअर कास्ट में शूद्र को बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करते थे और ब्राह्मणिज्म के विरुद्ध थे। और फीमेल एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फीमेल एजुकेशन पर भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है ज्योतिबा फुले ने। और अब बात करते हैं हम ऑप्शन ए यानी राजा राम मोहन रॉय जी की। इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की 1828 में। 1828 में कहाँ पर की, कलकत्ता। राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की 1828 में कलकत्ता में। आत्म्य सभा इन्होंने बनाई। और गिफ्ट टू मोनोइस्ट इनकी पुस्तक, गिफ्ट टू मोनोइस्ट इनकी पुस्तक थी। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की 1828 कलकत्ता में। 1828 में आत्म्य सभा इन्होंने बनाई। गिफ्ट टू मोनोइस्ट बुक इनकी थी। और सती प्रथा को खत्म करने में भी इनका योगदान रहा, काफ़ी योगदान रहा राजा राम मोहन रॉय जी का। और इंग्लिश एजुकेशन को भारत में प्रमोट करने में भी काफ़ी योगदान रहा। राजा राम मोहन रॉय जी का। और इनको जो राजा राम मोहन जी को राजा का टाइटल किसने दिया था, अकबर सेकंड
तो इसका राइट आंसर क्या था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये था आज का अपना लेक्चर। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम लाते रहेंगे अलग अलग पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो आप जीएस बाय अमित अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।